नमस्कार साथियों, सिविल सिलेक्शन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान नगर पालिका एक पढ़ रहे थे जो कि हमारे ईओ आर ओ एग्ज़ाम में पार्ट बी का हिस्सा है। इसके तहत आज हम धारा 35 से 50 तक पढ़ेंगे। हाँ, अभी थोड़ी क्लासेज इरेगुलर हुई है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न अभी फेस्टिव सीज़न है, घर में पूजा वगैरह भी है, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया था। लेकिन मैं इसे आगे कंटिन्यू रख रहा हूँ अब, और आप रेगुलर रखने की पूरा कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले इनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस क्लास में। तो हमें धारा 35 पढ़नी है एक, तो जो कि हमारे अयोग्यताओं से संबंधित है। अयोग्यताएं किन की? तो हमारे सदस्यों की बात कर रहे थे, हम सदस्यों के बारे में चर्चा करते हुए आ रहे थे। तो आज हम उनकी अयोग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो अयोग्यताएं हैं उनको हटाना या उनकी अवधि को कम करना कौन करेगा, कैसे की जा सकती है, कितनी कम की जा सकती है, इन सभी की चर्चा हम धारा 36 के अंदर करेंगे। धारा 37 जिसके अंदर पद की शपथ की चर्चा की गई है। धारा 38 जिसमें त्याग पत्र की बात की गई है कि जो रेजिग्नेशन है वो अपना किस तरह से दे सकते हैं, किसे देना होगा, ये सब बात हम धारा 38 के तहत करेंगे। फिर बात करते हैं धारा 39। धारा 39 में सदस्यों का हटाया जाना की बात की गई है कि सदस्यों को किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, कौन कौन से गलतियां अगर वो करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। तो ये बात 39 के अंदर लिखी हुई है। धारा 40 की बात करें, 40 की बात करें, इसके अंदर कार्यकाल की समाप्ति के बाद कुछ मामलों में या कुछ अभिगतनों में जांच। ये क्या होता है कि मान लो कोई उसके ऊपर अनुशासनात्मक जांच चल रही है या कोई और कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है सदस्य के ऊपर, और मान लो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद भी क्या वो कंटिन्यू रहेगी? तो उन सभी की चर्चा हम धारा 40 के तहत करेंगे। किस तरह से कंटिन्यू रहेगी, किस किस कंडीशंस में कंटिन्यू रहेगी, वो सारी बात हम धारा 40 में करेंगे। धारा 41 की बात करें तो धारा 39 में जब हमने पढ़ा कि सदस्यों को हटाया जाने वाली बात, तो इसके तहत अगर जो भाई 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की योग्यता, 39 के तहत जिनको हटाया जाएगा वो 41 के तहत क्या हो जाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उसकी बात अपन 41 में करेंगे। तो 41 और 39 दोनों क्या है, वो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड धाराएं हैं, इनको हमें एक साथ समझना होगा। फिर धारा 42 की बात करें, जिसके अंदर लिखा है कि किसी नगरपालिका की सदस्यता, यानी नगरपालिका का सदस्य यानी पार्षद हो, इसके अलावा एमपी, एमएलए या पंचायती राज का सदस्य यानी वार्ड पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, एक साथ धारण कर ले। मतलब मान लो नगरपालिका सदस्य का पद और ये पद एक साथ धारण कर ले, तो क्या होगा? एक साथ दो पद रख सकता है, नहीं रख सकता, कितने दिन में नोटिस देना होगा, क्या करना होगा, ये सारी बात हम धारा 42 के अंदर चर्चा करेंगे। बात करते हैं धारा 43 की। इसके अंदर प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। किस तरह का उनका आरक्षण सिस्टम होगा, कैसे नियुक्त किए जाएंगे, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे त्यागपत्र देंगे, इन सभी की चर्चा हम धारा 43 में करेंगे। तो धारा 43 और 44 दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, ये दोनों हमें से याद रखने हैं। 44 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता, यानी अगर इनके निर्वाचन में कोई गड़बड़ होती है, इनकी निर्वाचन याचिका का क्या सिस्टम रहेगा, वो सब हम 44 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता 45 जिसके अंदर मुख्य नगरपालिका करते या नगर पालिका के जो मेन मुख्य जो करते होंगे, मेनली वो किस काम को फोकस करेगी, उसकी बात हम 45 में करेंगे। फिर 46 के अंदर अन्य, इनके अलावा मुख्य के अलावा जो अदर उसके कोई कर्तव्य रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, उनकी बात हम 46 के अंदर करते हैं। ठीक है, 45 के अंदर मुख्य नगर पालिका करते हैं और 46 के अंदर अन्य नगर पालिका करते होंगे। फिर 47 की बात करें, जिसके अंदर सरकार द्वारा समूह निर्देशित, यानी सरकार यानी राजस्थान सरकार के द्वारा अगर कोई आदेश कर दिया जाता है, उनको डायरेक्टेड कर दिया, निर्देशित कर दिया जाता है अगर नगर पालिकाओं को, तो वो कार्य भी नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाएंगे। फिर आ जाता है 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य लिखे हुए हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या कार्य करेंगे। फिर आते हैं 49 में लिखे अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए, यानी अभिलेखों की अभिरक्षा तो करेगा ही करेगा साथ में, इसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीईओ की शक्तियाँ क्या रहेंगी और उसके कर्तव्य क्या हैं, इसकी बात अपन 39 में करेंगे। और फिर 50 आ जाता है जिसके अंदर कार्यभार सौंपना, अध्यक्ष अपना कार्यभार किसे सौंपेगा, उपाध्यक्ष किसे सौंपेगा, अगर सदस्य नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इन सारी चीज़ें अपन कार्यभार वाले के अंदर पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। तो अपन ने कितने से पढ़ी, 35 से 50 तक की धाराएं हम इसमें पढ़ रहे हैं। मेनली इसमें करते करते वाली हमें एक साथ याद रखनी कौन सी, वो 45 से स्टार्ट हो जाती है, 45 से 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये 6 धाराएं तो आप एक साथ ऐसे कैसे याद रख सकते हो कि भाई मेन काम क्या क्या रहेंगे, अदर काम क्या क्या रहेंगे नगर पालिका के, अगर गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर दे देगी तो वो कौन से काम करेगी। फिर 48 आ जाता है जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ जाएगा। 49 आ जाता है जिसके अंदर जो सीईओ होंगे उसके क्या कार्य रहेंगे अभिलेख के अलावा। इसके अलावा 50 में आ जाता है हमारा कार्यभार का सौंपना। तो ये सारे क्या है, एक साथ अपन याद कर सकते हैं, 6 की 6 धाराएं। ठीक है, तो ये 6 धाराएं मैं आपको ऐसे याद करवा देता हूँ। ठीक है, ये धाराएं मैं आपको, देखो मैं आपके लिए एक स्पेशल 2 क्लासें लेकर आऊँगा रिवीजन की अभी।
इसके बाद वाली क्लासें होंगी हमारी 2 क्लास रिवीजन की रखी जाएंगी, जिसमें मैं 1 से 50 तक की धाराएं आपको एक साथ उसमें क्लास में करवाऊंगा, जो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक साथ ही कराऊंगा इनको। और फिर इसके जो पहले अपन ने जितना ही पढ़ा था उसको एक क्लास में कराने का प्रयास करूंगा, ताकि 3 क्लास आपकी एक साथ ये हो जाएंगी और 3-4 क्लास आपकी एक साथ ये हो जाएंगी। तो इससे आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा और इसमें आपको धाराओं को याद कराने भी सिखाऊंगा। इसके अलावा एक क्लास और ले लेंगे अपन, जिसमें 50 तक की धाराओं को, जो 10-15-20 मिनट के रखेंगे उसको, जिसके अंदर अपन धाराओं को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं। तो इनको धाराओं के जो टाइटल है उनको याद करने का इसमें प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक क्लासें आपके क्लासीफाई की जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत दूर है। हमको जल्दी सिलेबस कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, हमको चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें याद होगी तब हम आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा, मेरा मानना यही है। ठीक है, तो ये आपके लिए 50 धाराएँ यहाँ तक है। तो हम एक एक को अब डिटेल से यहाँ चर्चा करेंगे। धारा 35 की बात करें। ठीक है, एक चीज़ और पूछनी है मुझे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो नोट्स हैं आपको कैसे लगे हैं, और इन नोट्स में अगर आपको कोई लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या आपने कहीं पढ़ा है और वो यहाँ पे नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं और इसमें त्रुटि होना लाजमी है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो इसलिए अगर कोई ऐसा लगे आपको तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं अपन धारा 35 की, जिसके अंदर अयोग्यता की चर्चा की गई है कि भाई जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या अयोग्यताएं होंगी, किस तरह से उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता हो। तो एक देखो, सबसे बड़ी 28 में अपन पढ़ के आए अभी पीछे वाले में कि निर्वाचन संबंधित अपराध करेगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, पढ़ा अपन ने। फिर धारा 29 भी पढ़ा था अपन ने अयोग्यता से, अगर भ्रष्टाचरण करेगा या निर्वाचन के दौरान अगर भ्रष्टाचार का यूज कर रहा है, गलत तरीके से वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो धारा 29 के तहत उसे भ्रष्ट आचरण घोषित कर दिया जाएगा। इन दोनों के कंडीशन के अलावा अगर उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई अपराध सिद्ध हो जाता है और उसके तहत उससे 6 वर्ष तक की सजा मिल रही है तो क्या होगा। अगर 6 वर्ष तक की उसको सजा मिल रही है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए, तो 6 वर्षों के लिए, यानी वो 6 वर्षों तक, अगले 6 वर्षों तक क्या नहीं कर सकता, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या नहीं लड़ पाएगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। ये क्या है, 39 है, सॉरी 35 है। क्या है 35, तो इसमें सदस्यों की अयोग्यता की चर्चा की गई है, जिसमें मेनली धारा 28 याद रखनी है, धारा 29 याद रखनी है, और साथ में अगर 6 साल तक की उसे कोई सजा हो जाती है तो इसके अंदर याद रखनी है। अयोग्य कितने टाइम के लिए रहेगा, तो वो 6 वर्ष तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सिंपल, ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमेशा चुनाव के लिए कितने साल के लिए बैन लगाया जाता है, उसके ऊपर 6 वर्ष के लिए बैन लगाया जाता है। फिर 36 के अंदर इससे रिलेटेड है कि भाई जो अयोग्यता 35 में लगाई है उन अयोग्यताओं को कैसे हटाया जा सकता है या उनकी अवधि को कैसे कम किया जाए। या तो पूरी की पूरी अयोग्यता है समाप्त कर देगा, भाई नहीं अयोग्य नहीं है, अब ये योग्य हो गया है, और या फिर उसकी अवधि यानी 6 साल की अवधि को कम करके 4 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, ऐसा कर दे, तो वो कंडीशंस भी इसके अंदर समझाइए। ये दोनों काम करेगा कौन, तो कौन करेगा भाई, ये काम करेगा SEC यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये काम किया जाएगा। लेकिन वो क्या देगा, इसके साथ एक लेखबद्ध कारण देगा, कारण बताएगा कि हाँ इस वजह से इसकी जो अयोग्यता की अवधि है उसको कम कर रहे हैं या उसको पूर्णतः समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों धाराएं अपने को एक साथ याद रखनी है। कौन सी, 35 और 36 पढ़ी अपन ने। ठीक है, 35 क्या कहता है कि वो अयोग्य हो जाएगा, कब कब हो जाएगा, या तो धारा 28 के तहत निर्वाचन अपराध करा हो, धारा 29 के तहत उसने भ्रष्ट आचरण किया हो, या फिर अपराध सिद्ध हो गया हो, उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया हो। इन दोनों ही कंडीशन में उसे कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए चुनाव से बैन कर देते हैं, अयोग्य कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे धारा 36, ये क्या कहती है कि जो 6 वर्ष की अवधि है इसे कम भी किया जा सकता है, इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। कौन करेगा, तो SEC करेगा, लेकिन उसके लिए क्या देना होगा, लेखबद्ध कारण बताना होगा। सिंपल, 2 धाराएं पढ़ी अपन ने, कोई माथापच्ची का काम है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है, अगर समझने की बात है सिर्फ। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा धारा नंबर 36 की बात करेंगे। 36, 37 ये कुछ सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, मैंने आपको ये 37 बताया। देखो यहाँ मैं जो याद करता हूँ उस सीक्वेंस से बताता हूँ। देखो, शपथ, त्यागपत्र, हटाना, आया समझ में, शपथ, त्यागपत्र और हटाना, ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हो, 37, 38, 39। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 37 पे शपथ ली, त्यागपत्र दिया और हट गया, भाई शपथ ली, त्यागपत्र दिया, हट गया, यही होता है 3। तो तीनों सीक्वेंस में है, तो ऐसे याद रख सकते हो, कैसे, 37, 38, 39। ओके, तो 37 में शपथ दी हुई है अपने को, पद की शपथ कितने दिन के अंदर लेनी पड़ती है, तो जिस दिन पहली बैठक होती है उस दिन के 1 महीने के भीतर। जैसे नगर पालिका की पहली बैठक से 5 वर्ष तक क्या होता है, उसका कार्यकाल होता है, वैसे ही हर जो सदस्य निर्वाचित होता है उसको जैसे ही पहली बैठक होती है उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर क्या करनी होती है, अपनी जो पद की शपथ है वो लेनी होती है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खामियाजा उसे आगे मैं बताऊंगा आपको, वहाँ भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कंपलसरी है, लेकिन कुछ को छूट दी हुई है इससे। जो विचाराधीन कैदी होता है उसको, निरुद्ध व्यक्ति होता है उसे, और राजनीतिक कैदी होता है, तीनों समझाता हूँ आपको क्या होते हैं। ये तीनों समझने,
के हैं वैसे शब्द, लेकिन आपको समझाता हूँ। देखो, राजनीतिक कैदी यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर उसने कोई क्राइम किया है, जैसे किसी बिल का विरोध करते हुए उसे पकड़ लिया है, जैसे कि उस टाइम पे, जैसे कि आपातकाल हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब आपातकाल हुआ था, उस दौरान बहुत सारों को क्या बना दिया गया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया गया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो जो इनकी जो विचारधारा है उससे मैच खा नहीं रहे थे, और जो आपातकाल है उसका विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने उसे जेल में डाल दिया। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक। यानी इन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किए होते हैं, सिर्फ उनकी विचारधाराओं में जो मतभेद है और वो सरकार का इस विचारधारा के अनुरूप विरोध करते हैं, तब उन्हें क्या कर दिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। तो उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर, जैसे गांधी जी बहुत टाइम तक रहे थे इस काम में, नेहरू जी रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अंग्रेजों के टाइम पे रहे थे, ठीक है। ये राजनीतिक कैदी होता है। निरुद्ध व्यक्ति क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कहीं पर गवर्नमेंट को या पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर अपराध होने वाला है, या फिर दंगे होने वाले हैं, या फिर बम ब्लास्ट होने वाला है, और उनको किसी 2-3 इंसानों पर शक है कि भाई ये 2 या 3 इंसान हैं और ये ऐसा काम कर सकते हैं, तो उन कंडीशन में इन 2-3 इंसानों को, जैसे कि बम कल फटने वाला है, उनको सूचना मिलती है, तो आज ही इन दोनों तीनों को क्या कर देते हैं? गिरफ्तार कर लेगी सरकार, अपने कब्जे में ले लेती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? निरुद्ध। यानी कोई अपराध होने से पहले ही रोकने के लिए जिन जिन व्यक्तियों पर शक है उनको पकड़ लेते हैं, शक के बिना पे जिन्हें पकड़ लेते हैं वो कहलाते हैं निरुद्ध व्यक्ति, ठीक है। निरुद्ध कैदी बोल दो, व्यक्ति बोल दो। एक होता है विचाराधीन कैदी, जिनके ऊपर जैसे कि नहीं होता कि कोर्ट में उनका वो चल रहा है, केस चल रहा है, और अभी के टाइम पे उन्हें कैद में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं विचाराधीन कैदी, ठीक है। तो ये तीनों तरह के कैदी हमें पता होने चाहिए। तो इन तीनों के लिए क्या है छूट? अगर ये कैद में है तो उस अवधि को शपथ लेने की जो समयावधि उसे शामिल नहीं करे। जैसे कि मान लो शपथ पहली बैठक हुई हमारी 4 नवंबर को, ठीक है, मान लेते 4 नवंबर को पहली बैठक होती है हमारी, और फिर 1 महीना यानी हमें 4 दिसंबर तक हमें क्या लेनी है? शपथ लेनी है। हमारे पास यही टाइम है शपथ लेने के लिए। लेकिन मान लो उसे गिरफ्तार कर रखा था और ये रिहा होगा, ये कितनी तारीख को रिहा हो रहा है? तो ये रिहा क्या 5 दिसंबर को, आया समझ में? तो फिर क्या होगा? तो इसे 5 दिसंबर से अगले यानी 5 जनवरी तक की क्या हो जाएगी? इसे छूट मिलेगी, यानी 5 जनवरी तक क्या कर सकता है? शपथ ले पाएगा। आगे समझ में? लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि जिस टाइम तक ये कैद में था ना, वो वाला टाइम काउंट नहीं होगा। ओके, तो ये वाली कंडीशन इन तीनों के लिए होती है, विचाराधीन कैदी, निरुद्ध व्यक्ति और राजनीतिक कैदी के लिए, ठीक है। अब ये शपथ किसके सामने लेते हैं? देखो, पहले लेते थे कलेक्टर जी के सामने, जो हमारे कलेक्टर थे, कलेक्टर महोदय, उनके सामने शपथ ली जाती थी। लेकिन 21 मार्च 2011 से क्या कर दिया गया है? अब राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति होता है उसके सामने क्या लेनी होती है? शपथ लेनी होती है। आगे समझ में? कि भाई 21 मार्च, ये वाली डेट आपको अच्छे से याद रख लेनी है, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। 21 मार्च 2011 21 मार्च 2011 को चेंज कर दिया। पहले कलेक्टर जी दिलवाते थे, अब राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ये काम करता है। अब ये प्राधिकृत व्यक्ति यहाँ पर मैंने बाय फॉरगेट अलग अलग समझा रखे हैं कौन कौन से किसके लिए लागू होते हैं। अगर सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या नगर परिषद का सभापति, उपसभापति हो, या नगर निगम का जो महापौर, उप महापौर है, इनके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि नगर पालिका और नगर परिषद में तो निर्वाचन या पीठासीन जो अधिकारी होता है वो क्या करता है? शपथ दिलाने का काम करता है। वहीं नगर निगम में कौन करता है? नगर निगम में जिला कलेक्टर जी ये काम करते हैं। फिर सदस्यों की बात करें इधर, तो सदस्यों में अगर पालिका और परिषद के सदस्य है तो इन्हें निर्वाचन या पीठासीन अधिकारी करते हैं, और नगर पालिका के जो पार्षद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। आगे समझ में? तो ये हमें बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो समझना है। मैं आपको इसे और डिटेल से एक बार ठीक है, यहाँ देखते हैं धारा नंबर हम पढ़ते हैं धारा नंबर, एक तो हमने 35 पढ़ी, 36 पढ़ी, और अब हम 37 पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो 35 में हमने पढ़ा था अयोग्यता, ठीक है। फिर 36 में पढ़ा था इसकी अवधि कम करना है, इसे हटाना, यही पढ़ा था। और 37 के अंदर हम पढ़ रहे हैं शपथ। शपथ के बारे में अपने क्या पढ़ा कि पहली बैठक से 30 दिन के अंदर हमें शपथ लेनी होगी, 1 माह के भीतर, ठीक है। ये वाली कंडीशन किन किन की लागू नहीं है? 3 लोगों के लिए, विचाराधीन कैदी हो, या फिर राजनीतिक कैदी हो, या फिर निरुद्ध व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो? निरुद्ध व्यक्ति हो। निरुद्ध व्यक्ति, तीन लोगों पर ये लागू नहीं होती है। तो इस किस पर? विचाराधीन कैदी, राजनीतिक कैदी, निरुद्ध व्यक्ति। फिर इसके अलावा किसके सामने लेनी है शपथ? तो शपथ किसके सामने लेनी है? तो पहले तो लेते थे कलेक्टर जी के सामने, सबके सब, लेकिन अब इसको बदल दिया है। कब बदला? 21 मार्च 2011 को।
21 मार्च 2011 के बाद क्या कर दिया कि राजस्थान सरकार क्या करेगी, फिक्स बताएगी भाई इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, तो इनके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी होगा उसके सामने लेनी है। लेकिन अब ये अलग अलग कर रखे हैं। अगर बात करें नगर पालिका की और परिषद की, तो इसका जो इनके जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है और इनके जो सदस्य हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें तो दोनों के लिए कौन करेगा, तो निर्वाचन या फिर जो पीठासीन अधिकारी होता है वो करेगा, पीठासीन अधिकारी। और बात करें इसकी अगर सदस्यों की, पार्षद की, तो वो कौन होगा, तो उसके लिए हमारे ये बंदे ही इसके लिए भी काम करेंगे। यानी निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष को भी कराएगा, उपाध्यक्ष को और सदस्य, तीनों को क्या कराता है, शपथ दिलवाता है। लेकिन निगम में गड़बड़ होता है, निगम में थोड़ा चेंज है। निगम में ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए तो डीएम साहब आते हैं, यानी डीसी बोल दो, डीएम बोल दो, कलेक्टर जी आते हैं। कौन आता है, कलेक्टर महोदय आते हैं, वो करवाते हैं। और साथ में जो पार्षद है इनको कौन दिलाता है, तो कलेक्टर क्या करता है, अपने में से एक बंदा नामित कर देता है, नामित व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो डीएम क्या करता है, एक व्यक्ति नामित कर देता है और उस व्यक्ति के द्वारा जो नगर निगम के जो पार्षद होते हैं उनको शपथ दिलवाई जाती है। आगे समझ में, यही अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है भाई। 1 महीने का टाइम 21 मार्च और ये वाली डिटेल्स यहाँ पढ़ी है हमने। ओके, आगे चले कंटिन्यू। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 38 पे। किस पे आते हैं, 38, जिसमें त्यागपत्र की चर्चा की गई है। तो नगर पालिका के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र नगर पालिका के अध्यक्ष को देते हैं। सिंपल है भाई, सदस्य तो देंगे हमेशा अध्यक्ष को ही, तो सदस्य देता है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र। लेकिन कंडीशन क्या है कि डीएम यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नोटिस, यानी पहले क्या करवाएगा, सदस्य लेके जाएगा डीएम जी के पास कि मैं अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता हूँ, इसको नोटिस देगा डीएम साहब को, और फिर साथ में ही अध्यक्ष साहब के पास, डीएम साहब अध्यक्ष साहब के पास भिजवाएंगे कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, त्यागपत्र दे रहा है, ठीक है। फिर त्यागपत्र का नोटिस की तारीख क्या है, अब ये जो नोटिस दिया है डीएम साहब को, अगर अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख या तो अध्यक्ष साहब खुद स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करते, मान लो अध्यक्ष सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता, तब क्या कंडीशन बनेगी, तो 15 दिन की अवधि के पश्चात, 15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा। यानी इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखो क्या है त्यागपत्र वाला सीन। ये आगे भी अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष में पढ़ेंगे, सेम ही सिचुएशन है लगभग। क्या होता है कि भाई हमारे जो सदस्य साहब है, कोई से भी कहीं पर भी हो, किसी में भी हो, नगर पालिका हो, परिषद हो या निगम हो, तीनों में ही सदस्य हमेशा अध्यक्ष को क्या देगा, अपना त्यागपत्र देगा त्यागपत्र, ठीक है, ये त्यागपत्र देगा इसको। लेकिन ये क्या करता है, साथ में एक नोटिस भी देता है, किसको देगा, वो देता है डीएम को, या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, उनको दे देता है ये एक नोटिस। या तो क्या होगा, अब जो अध्यक्ष है या तो इसको स्वीकार कर लेता है, पर लेकिन कई बार क्या करता है, जो अध्यक्ष है इस सदस्य का जो त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता है। अगर ये स्वीकार नहीं करता है तो उस कंडीशन में जिस दिन नोटिस दिया है ना, उसकी 15 दिन के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी ये ना करे चाहे हाँ करे, ऑटोमेटिकली स्वीकार हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये हमें समझने की जरूरत है, त्यागपत्र वाला सीन वो आ गया। अगर इसको डेट के हिसाब से मान लो जो सदस्य हैं, इसने डीएम साहब को 1 तारीख को लिख दिया था, 1/1/2025 को, और जो अध्यक्ष साहब इन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, भाई हमें त्यागपत्र स्वीकार नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, जिस दिन ये नोटिस दिया था ना, ये 1/1/25 को, इस तारीख से 15 तारीख 01/25 यानी 15 तारीख को, या मान ली 16 तारीख, 15 खत्म हो गई, 16 तारीख को क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा और सदस्य साहब अपने पद से हट जाएंगे। आगे समझ में, ये होगा त्यागपत्र वाला सीन। ये डीएम को मत भूलना है, डीएम वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये नोटिस वाले डेट और ये 15 दिन हमें याद रखना है। इसमें जो मेन जो याद रखनी है, सदस्य अध्यक्ष को देता है, लेकिन डीएम को नोटिस देता है, और अगर वो अध्यक्ष स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली स्वीकार हो जाएगा। आ गया। फिर आ जाते हैं 39 के अंदर। ये क्या है, सदस्यों का हटाया जाना। तो सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आधार क्या है, वह किस किस आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला, अगर शपथ टाइम पे नहीं लेता है, 37 के तहत मैंने आपको बताया था, अगर टाइम पे शपथ नहीं लेगा, 1 महीने का जो टाइम दिया है उस टाइम में शपथ नहीं लेता है, तो वो क्या हो जाता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उसे 1 महीने के अंदर शपथ लेनी होगी। दूसरा, धारा 14 में क्या पढ़ा था अपन ने, निर्वाचन नामावली पढ़ी थी, उसकी अयोग्यताएं पढ़ी थी कि भाई उसके अंदर रजिस्टर्ड न करने के लिए अयोग्यताएं क्या क्या है। अगर उसके तहत वो अयोग्य है तो भी उसे सदस्य पद से हटाया जा सकता है। फिर धारा 24 में अपन ने बहुत सारी अयोग्यताएं पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसमें एक तो चाइल्ड वाली पढ़ाई थी कि अगर नवंबर 1995 के बाद
अगर उसके दो से अधिक बच्चे हैं तो वो नहीं कर सकता। मिलावट वाला बताया था, आईपीसी की धाराएं बताई थी मैंने आपको। इसके अलावा नगर पालिका के साथ अगर धांधलेबाजी की है या कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर उसके खिलाफ केस वेस कर रखा है उस कंडीशन में, या जेल वाली कंडीशन बताई थी मैंने कि 6 महीने के अंदर 6 महीने की जेल हो चुकी हो या 5 साल वाली जेल होने की कंडीशन वाला जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा हो। ये सारी कुछ मैंने बताई थी आपको अयोग्यताएं 24 के तहत। तो ये सारी अयोग्यताओं अगर वो धारित करता है तो उस कंडीशन में उसे हटाया जा सकता है। फिर आता है नगर पालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक लगातार यानी 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। मान लो नगर पालिका की बैठकें चल रही है, पहली बैठक में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में नहीं है, और साथ में नगर पालिका को बताया भी नहीं, मान लो अनुपस्थित है, तबियत खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और नगर पालिका अप्रूव दे दिया कि हाँ भाई इसकी तबियत खराब थी, ये नहीं आ सकता, ठीक है। अगर उसके बिना बताए नगर पालिका से ना तो अनुमति ली है, अनुमति के बिना ही लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो जाता था तो ऑटोमेटिकली उसे पद से हटाया जा सकता है। इसमें किन किन को शामिल नहीं करेंगे, वही 3 जो शपथ वाले में थे। कौन कौन से? विचाराधीन कैदी, राजनीतिक कैदी और निरुद्ध व्यक्ति। इन तीनों को इसमें छूट दी हुई है। ओके। फिर सदस्य के रूप में निकृष्ट आचरण का दोषी पाया जाए, अगर निकृष्ट आचरण का दोषी है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है, मतलब कर्तव्य पालन सही ढंग से नहीं करता जो उसे कार्य करने चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो भी पद से हटाया जा सकता है। पद का दुरुपयोग करता है, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, गलत तरीके से उस पद के जो शक्तियां हैं उसको दुरुपयोग करके अपने हित में यूज लेता है तो उस कंडीशन में भी उसे हटाया जा सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन हुई? धारा 37 के तहत टाइम पर शपथ नहीं ले, धारा 14 के तहत निर्वाचन नामावली में योग्य हो जाए, धारा 27 के तहत अयोग्य हो जाए, इसके अलावा लगातार 3 बैठकों में नहीं आए, इसके अलावा निकृष्ट आचरण का दोषी पाया जाए, कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता हो या फिर पद का दुरुपयोग कर रहा हो। इन सभी आधारों की वजह से उसे हटाया जा सकता है। ये तो फिर आ गया। इसके बाद उसकी जांच होती है। जांच कौन करेगा? जांच राजस्थान सरकार खुद करेगी या राज्य स्तरीय सेवा रैंक का, याद रखना किस रैंक का होना चाहिए? स्टेट लेवल का अधिकारी होना चाहिए। किस लेवल का होना चाहिए? स्टेट लेवल का अधिकारी होना कंपलसरी है। राज्य स्तरीय सेवा के रैंक का प्राधिकारी होना चाहिए, वही जांच कर सकता है, ठीक है। जांच के दौरान क्या क्या होगा तो सदस्य स्पष्टीकरण दे सकता है, यानी सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है वहाँ पर। तो जांच के टाइम पे वो अपना पक्ष रखेगा, हाँ भाई मेरी गलती नहीं है क्या मैंने किया, कैसे मैंने लापरवाही जो भी है तो वो सब इसके अंदर रख सकता है। फिर जांच के दौरान पद से हटाया नहीं जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस टाइम जांच चल रही होगी तब तक वो ऐसा नहीं कि जांच चालू हो गई उसको अपने पद से हटा दिया, नहीं। जांच चल रही होगी तब वो अपने पद पर बैठेगा भी, काम भी करेगा, वो काम वैलिड भी रहेगा, ये सभी अप्रूव रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार उसे निलंबित कर सकती है। अगर कुछ सीरियस मामला है और राज्य सरकार को लगता है कि इसे निलंबित किया जाना जरूरी है तो राज्य सरकार उसे निलंबित जरूर कर सकती है। सदस्य अपने पद पर बना रहेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। ये मैंने बता ही दिया कि भाई जांच के दौरान अपने पद पर रहेगा, कर्तव्य पालन कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसे निलंबित कर सकती है, यानी सस्पेंड तो कर सकती है, टर्मिनेट नहीं कर सकती। ये दोनों शब्दों का मतलब ही समझना है। ये हमारे पारिभाषिक शब्दावली में आता है, सस्पेंड और टर्मिनेट। सस्पेंड करना यानी टाइम पे हटा देना, वापस ला सकते हैं उसको अनिश्चित टाइम के लिए। और एक होता है टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर देना, सेवा से बर्खास्त किया यानी उसे हटा ही दिया है परमानेंट, ठीक है। राज्य सरकार का अंतिम आदेश जो भी यहाँ से जांच के बाद जो भी निकल के आएगा उस ऑर्डर को कहाँ लगाया जाएगा? राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। और इस बात को कोर्ट में नहीं ले जा सकते आप, कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो 39 में क्या पढ़ा अपन ने कि भाई सदस्यों को किस आधार पर हटाया जा सकता है, उनकी जांच किस प्रकार से की जाएगी। हटाने का आधार पढ़ लिया, शपथ वाला, निर्वाचन नामावली में वाला, इसके अलावा धारा 24 की अयोग्यताएं पढ़ ली, लगातार 3 बैठकों में नहीं आए तो छूट विचाराधीन कैदी, राजनीतिक कैदी, निरुद्ध व्यक्ति को है। सदस्य के रूप की बात करें तो निकृष्ट आचरण का दोषी हो, कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता हो या पद का दुरुपयोग कर रहा है तो इन सभी कंडीशन में हटाया जा सकता है। जांच कौन करेगा? तो राज्य सरकार स्वयं कर सकती है। राज्य स्तरीय सेवा रैंक का जो अधिकारी होगा वो उसकी जांच करेगा। फिर इसके बाद बात करें तो जांच की प्रक्रिया की, तो जांच की प्रक्रिया हम बात करें तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। जिस टाइम जांच चल रही होगी उसे पद से हटाया नहीं जाएगा, पद पर रहेगा और कार्य भी करेगा, लेकिन राज्य सरकार चाहेगी तो उसे निलंबित कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार का जो ऑर्डर होगा लास्ट होगा, उसके बाद आप कोर्ट में ले जाके उसे प्रश्नगत नहीं करेंगे और जो ऑर्डर निकालेगी वो राजपत्र में निकालेगी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो हटा देंगे उसको बेचारे को। फिर आ जाते हैं धारा 40 के ऊपर। किस पे आ जाते हैं? धारा 40 पे। ये क्या है? तो पदावधि की समाप्ति के बाद कुछ मामलों की जांच। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी और आपका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आप उस जांच से बच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पर कोई जांच चल रही है और आपका जो टाइम पीरियड है अगर वो खत्म भी हो जाता है, 5 साल खत्म भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर जांच कंटिन्यू रखी जा सकती है। ये बात ये भी इसके अंदर है। कौन करता है जांच? तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसी जांच की जाती है। किस किस मामले में हो सकती है? तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जांच चालू की जा सकती है। ऐसा कि मान लो आपने कुछ काम किया था गड़बड़ और आपका 5 साल पूरे हो गए और आप मतलब 5 के 10 साल निकल गए और भी,
और अभी अब पता चलता है गवर्नमेंट को यहाँ कुछ गड़बड़ की गई थी इन व्यक्ति के द्वारा, और अभी ये पद पे नहीं है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है, तो उसके ऊपर वहीं पर उसके ऊपर क्या चला दी जाएगी, कार्रवाई स्टार्ट कर ली जाएगी। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान कोई जाँच स्टार्ट हुई, मान लो अपने चौथे साल में, उसके कार्यकाल के चौथे साल में कोई काम किया और उस पर जांच चालू हो गई और 5 साल में हो गया, वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो जांच है वो 6-7 साल तक भी कंटिन्यू रह सकती है। हुई तो कार्यकाल समाप्ति के बाद भी वो कंटिन्यू रखी जा सकती है। मान लो कार्यकाल के दौरान जांच शुरू हुई और वो नए कार्यकाल के लिए, मतलब 5 साल पूरा कर लिए और अगले कार्यकाल के लिए भी स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे कि गांधी मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने 1 साल कार्यकाल पूरा कर लिया और उस दौरान उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उनके ऊपर जांच चल रही थी और अगले साल के लिए चुन लिए गए, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा चुन लिए गए तो उनके ऊपर जांच कंटिन्यू नहीं रहेगी, नहीं, उनके ऊपर जो जांच है वो कंटिन्यू रखी जाएगी। यानी सीधी बात है, कार्यकाल का जो जांच की प्रक्रिया है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल दिमाग में ये रखना है, इससे अपन सारे आंसर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। किसके खिलाफ जांच लगाई जा सकती है, तो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे सदस्य, किसी के खिलाफ भी किसी भी तरह की जाँच राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया जाँच वाला मामला। फिर आ जाते हैं 41 पर। मैंने आपको 39 पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, हटाए जाने वाली कंडीशंस बताई सारी। ये क्या है, धारा 39 के अधीन हटाए गए जो सदस्य हैं वो किस तरह से अयोग्य हो जाएंगे। भाई हट तो गए वो, साथ में हटा भी दिया, उसके ऊपर इसके अलावा एक कंडीशन और अप्लाई हो जाएगी, क्या कि धारा 39 के तहत पद से हटाया गया हो, चाहे 40 के तहत जांच के परिणाम का विपक्ष में आया। भाई 39 के तहत या तो हटा दिया गया हो, या 40 में जांच की और पता चला मामला उसके गड़बड़ में है, यानी उसके विपक्ष में, यानी वो फिर भी उसके ऊपर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, उसने कुछ न कुछ गड़बड़ की थी और उस जांच में पाया गया कि हाँ उसने असलियत में उसके विपक्ष में फैसला है, तो दोनों ही कंडीशन में 39 वाली हो चाहे 40 वाली हो, दोनों ही कंडीशन में हटा दिया जाता है उसे। तो हटाया जा, जिस तारीख को हटाया है उस तारीख से 6 साल तक चुनाव पर बैन लगा दिया जाएगा, उसको अयोग्य कर दिया जाएगा। तो 39, 40 और 41 इसे अपन एक साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो 39, 40 और 41 को एक साथ समझने के लिए अपन देखो माइंड में फ्रेम बना लो। देखो फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम बनाता हूँ। देखो अपन ने पढ़ा था 39, फिर हमने पढ़ा था 40, फिर हमने पढ़ा था 41। 40 में हमने पढ़ा था हटाना, पढ़ा था। फिर इसमें पढ़ा था हमने जांच के बाद भी हटा सकते हैं। और 41 में अपन ने पढ़ा कि इन दोनों की वजह से क्या क्या अयोग्यताएँ आएंगी इसके पास। ठीक है, अयोग्यता क्या आएंगी, वो सिंपल है, 6 साल के लिए बैन कर देंगे चुनाव के लिए, वह चुनाव नहीं लड़ा गया 6 साल तक, ये तो अयोग्यता आएगी इसके ऊपर। या तो जांच का विपक्ष में फैसला है या फिर हटा दिया गया। हटाने वाली कंडीशन अपने पढ़ी और जांच वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई किसी भी कंडीशन हो, अगर उस पर जांच चल रही थी तो कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई कांड करके रिटायर्ड हो गया और उसके बाद चल रहा है, मतलब रिटायर्ड मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद भी जांच चालू की जा सकती है। तो किसी भी कंडीशन में जांच कंटिन्यू रहेगी और जांच का मामला अगर उसके विपक्ष में आता है तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। सिंपल, आगे चलें। हो गए 42 क्या है, किसी नगर पालिका के सदस्य का पद और सदस्य यानी एमपी, सीधी सिंपल ये लिखा हुआ है इसमें कि अगर नगर पालिका का सदस्य है और फिर एमपी बन गया हो, एमएलए बन गया हो, या सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच बन गया हो, यानी पीआरआई जो पंचायत के जो इंस्टीट्यूट्स है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, वहाँ पर कोई भी पद धारण कर लिया हो तीनों में से, सदस्य का हो चाहे वार्ड पंच का हो, उप सरपंच हो, सरपंच हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। और मान लो एमपी, एमएलए या पीआरआई में से कुछ सदस्य था और फिर नगर पालिका का सदस्य चुन लिया गया हो, तो क्या होगा सॉरी, ये दोनों कंडीशन हमें समझनी है इस धारा 42 के तहत। यानी क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता, ये अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो अगर मान लो नगर पालिका का सदस्य था, उसने एमपी एमएलए के लिए चुनाव के लिए लड़ा और वो वहाँ से अप्रूव हो गया, मतलब वहाँ जीत गया, तो अब अगर उसे नगर पालिका का सदस्य बना रहना है, अगर नगर पालिका सदस्य रहना है तो उसे एमपी एमएलए या पीआरआई वाला जो सदस्यता की है, जो प्राप्त की है, उसे 14 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, 14 दिन के अंदर छोड़ना होगा अगर नगर पालिका का सदस्य रहना है। तो अगर एमपी एमएलए बनना है तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस पद पर चला जाएगा। आगे समझ में। अगर मान लो एमपी एमएलए या पंचायती राज में सदस्य था और उसे उसने क्या किया, नगर पालिका चुनाव लड़ा और नगर पालिका सदस्य भी बन गया, तो क्या करना होगा, तो इधर वाले पदों को 14 दिन में छोड़ना होगा, तब जाके ये वाला पद रहेगा। आगे समझ में। अगर उसे नगर पालिका सदस्य बना रहना है तो अगर नया पद धारण किया है तो उसे 14 दिन में छोड़ दो। अगर पहले कुछ पद था और नगर पालिका सदस्य बन गया है तो उस कंडीशन में पुराना वाला जो पद है उसे 14 दिन के अंदर छोड़ना होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन है यहाँ पर। भाई कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 पद धारण नहीं करेगा। एमपी एमएलए या पीआरआई सदस्य और नगर पालिका सदस्य बन जाता है तो 14 दिन के अंदर उसे त्यागपत्र देना होगा। अगर दे देता है
तो नगर पालिका के पद पर रह सकता है, नहीं देता है तो नहीं रहेगा। अगर वैसे ही अगर नगर पालिका का सदस्य था, MP MLA चुन लिया गया है, तो 14 दिन के अंदर क्या करना होगा, वो ये नया वाला पद छोड़ना होगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये वाला पद चला जाएगा। आगे समझ में, ये वाली कंडीशन 42 की है हमारी। फिर आ जाते हैं हम 43 पर। इसमें क्या 43 44 मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है, हमारा अध्यक्ष से संबंधित। किससे संबंधित है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। 43 की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका में एक तो अध्यक्ष साहब होते हैं और एक हमारे उपाध्यक्ष साहब होते हैं। ठीक है, अगर नगर पालिका की बात करें तो वहाँ पर इन्हें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहा जाता है। परिषद की बात करें तो वहाँ सभापति उपसभापति कहा जाता है। और निगम की बात करें तो वहाँ पर इन्हें महापौर और उप महापौर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर आरक्षण की बात करें तो वही आरक्षण है जो सदस्यों के पास है। SC ST OBC को में तो जनसंख्या के अनुपात में है, और धारा 334 में जब तक रहेगा तब तक यहाँ पर भी रहेगा। और महिलाओं के लिए कब कितना है, 33% है, वही सेम यहाँ पर आरक्षण है। फिर पद रिक्ति की बात करें तो कब हो सकता है, तो अगर 1 महीने तक, देखो वहाँ पर तो क्या था सदस्यों के लिए, अगर ये लगातार 3 बैठकों में वो अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाता है। इधर क्या है, अगर लगातार 1 महीने तक अनुपस्थित रहता है, 1 महीने तक नगर पालिका की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, या फिर वो कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। और उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, 6 महीने के अंदर उस पद को भरा जाएगा। और जो नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएगा वो शेष अवधि के लिए क्या कर दिया जाएगा, चुना जाएगा। ये अपन बात हम बहुत बार से पढ़ते आ रहे हैं, तो समझ में आ गई होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पद रिक्ति के मामला। लेकिन क्या हो सकता है, ये 6 महीने वाली कंडीशन में एक स्टार मार्क है। क्या है कि 6 महीने की जो अवधि है उसे राज्य सरकार, कौन कर सकता है ये काम, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है, अगर ऐसा कंडीशन लगती है उसे, तो वो 6 महीने की अवधि को 3 महीने बढ़ाकर 9 महीने तक कर सकती है। यानी जो उनके नए चुनाव कराने थे वो 6 महीने के बजाय 3 महीने बढ़ाकर 9 महीने के अंदर करवाए जा सकते हैं। ये वाली कंडीशन है यहाँ पर। इसके अलावा जो नया चुना जाएगा उस अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम जल्दी से जल्दी किस में करेंगे, राजपत्र में प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पद रिक्ति का मामला। तो पद रिक्त कब कब किया जा सकता है, तो या तो भाई साहब 1 महीने के तक लगातार अनुपस्थित रहता है नगर पालिका को बिना बताए हुए। ठीक है, और कर्तव्य पालन में असमर्थ हो जाए, इन दोनों ही कंडीशन में वो पद रिक्त मान लिया जाता है। अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना होता है। लेकिन ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशन हो जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती है, तो उस कंडीशन में 3 माह का डिले किया जा सकता है, यानी 9 महीने तक उस पद को भरा जा सकता है। और जैसे ही नया अध्यक्ष उपाध्यक्ष आता है उसका जो नाम है वो तत्काल यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाना होता है। जो इनके वेतन भत्ते होते हैं वो नगर पालिका की निधि से दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उस कंडीशन में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का पद दिया जाता है, मतलब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है। और उपाध्यक्ष का पद होता है, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गया तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो उपाध्यक्ष का पद है उसे रिक्त मान लिया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष बन गया है। ठीक है, फिर आता है त्यागपत्र की बात। जो उपाध्यक्ष भाई साहब है वो तो देते हैं अध्यक्ष को त्यागपत्र। भाई हमने देखा कि सदस्य भी इनको देते हैं, और जो उपाध्यक्ष है वो भी इन्हीं को क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। और जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को देता है। अगर ये टाइम पर मंजूर कर दें तो ठीक है, नहीं लेकिन नहीं तो 30 दिन के अंदर वो स्वतः मंजूर हो जाता है। ऐसी वाली कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी। क्या बताई थी, 38 वाले में बताई थी ना। उसमें क्या बताई थी मैंने कि अगर सदस्य वहाँ पर डीएम को नोटिस करना जरूरी था। यहाँ पे डीएम वाली कंडीशन नहीं होती, बस एक भाई सदस्य अध्यक्ष को देता है और डीएम को नोटिस भी देता है साथ में। अगर इस नोटिस की तारीख या तो अध्यक्ष मंजूर कर ले तो ठीक है, नहीं करता है तो इस नोटिस की 15 दिन के अंदर वो क्या हो जाता है, अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डेट कितनी है, 30। तो ये वाली दोनों में याद रखनी है कि जो ये वाली जो टाइम पीरियड है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए तो 30 दिन का है, और सदस्य के लिए मात्र 15 दिन का ये टाइम पीरियड होता है त्यागपत्र वाला। ठीक है, तो ये हमें समझना है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 44 पे। किस पे, 44। इसमें क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा। इसमें क्या सिंपल है, निर्वाचन याचिका। मैंने आपको बताया निर्वाचन याचिका क्या होती है, कि अगर निर्वाचन में कोई गड़बड़ पाई गई है तो निर्वाचन जो उम्मीदवार है वो क्या कर सकता है, उनके ऊपर निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। कहाँ पर, कोर्ट में करेगी। याचिका हमेशा किस में दायर होती है, न्यायालय के अंदर ही दायर होती है। किसके समक्ष करनी है, तो जिला न्यायाधीश के समक्ष कर सकते हो। लेकिन जिला न्यायाधीश पे अगर बर्डन ज़्यादा है और उसे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जिला न्यायाधीश जो ये मामला है इसे अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। एक कंडीशन तो ये। साथ में कौन दायर करेगा ये भी है, कौन दायर कर सकता है, या तो जो हारा है वो उम्मीदवार करेगा, या फिर जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया था वो उम्मीदवार ये
दायर कर सकता है। प्रक्रिया क्या रहेगी, तो उसके भाई साहब उसे 1,000 रुपये की राशि याचिका के साथ जमा करानी होती है, किसे, जिला न्यायाधीश साहब को। और अगर बाद में पता चलता है कि इसने तो अपने जलन की वजह से कि हार गया था बेटा, इसलिए इसने याचिका दायर कर दी, अगर ऐसी कुछ कंडीशन में अगर उसने याचिका करता है, यानी याचिका सारीन पाई जाती है, यानी गलत पाई जाती है या झूठी पाई जाती है, या उसमें कोई सार ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है, इसी दायर करता है, तो उस कंडीशन में जो जमा कराए थे ना 1,000 रुपये, वो जिला न्यायाधीश किसके समक्ष, तो राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करता है। ये लाइन याद रखनी है, कौन सी, जमा करता है किसके पक्ष में, राज्य सरकार के, यानी अपने पास नहीं रखेगा, राज्य सरकार के कोटे में जमा हो जाएंगे वो पैसे, आगे समझ, जब्त हो जाएंगे वो 1,000 रुपये। ये होती है याचिका वाली कंडीशन। आ गया। फिर आ जाते हैं हम 45 पर। हम कुछ कार्य पढ़ेंगे अपन, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 47, 48, 49, 50 कंटिन्यू है। 45 में क्या था हमारे, मुख्य नगर पालिका वाले पढ़ाए थे मैंने आपको, फिर यहाँ अन्य वाले, फिर सरकार वाले, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, फिर अपन ने पढ़े थे CEO के, और फिर लास्ट में कार्यभार का हस्तांतरण पढ़ा था अपन ने। ये अपन आगे अभी पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं, देखो याद करने वाला है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है आपके लिए। सीधा सीधा जो लिखा है उसको याद करना है, ध्यान में फिक्स कर लेना है कि मेन काम क्या क्या होते हैं। देखो क्या है होता है भाई, धारा 45 में मुख्य नगर पालिका कार्य क्या है, तो लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, यानी ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो पहले वाले में क्या है, उसके उनके हेल्थ का और साफ सफाई का ध्यान रखना है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन। इसके बाद सार्वजनिक मार्ग, भवनों आदि में क्या करनी है, रोशनी की व्यवस्था करनी है। तो रोशनी की पॉइंट्स याद रखना, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फिर रोशनी याद रखनी है, रोशनी की व्यवस्था करनी है, फिर आग यानी फायर ब्रिगेड वाला काम करना है। इसके अलावा चौथे नंबर पे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, जो हमारी गवर्नमेंट की जो भी लैंड है, जो भी संपत्ति है, जैसे कि कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, भवन है, कोई बिल्डिंग है, इन सभी की क्या करनी है, रक्षा करनी होती है, किसको, नगर पालिका को। इसके अलावा जन्म मृत्यु का जो प्रमाणन, पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो काम भी किसके द्वारा किया जाता है, नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण संबंधित कार्य भी करने होते हैं, यातायात की व्यवस्था करनी होती है, शैक्षणिक व खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। इसके अलावा जो कांजी हाउस है उनकी स्थापना करना, उनका रखरखाव करना होता है। मानव बस्ती के लिए नए क्षेत्रों की योजनाबद्ध विकास, तो योजनाबद्ध विकास करने की व्यवस्था करनी होती है। इस अधिनियम के द्वारा अधीन या तत्सम प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन या उद्बंधित अन्य कानूनी या नियामक कर्तव्यों का पालन, इसका मतलब और भी अन्य कार्य भी इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। तो मेनली जो देखो अपने जहन में जो मेन चीज़ आती है वो हमेशा इसमें रख देनी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट भाई स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, सार्वजनिक मार्ग भवनें होनी चाहिए। इसके अलावा आग लग जाए तो आग बुझाने वाला कार्यक्रम, जो संपत्तियां हैं सरकार की उनका ध्यान रखना है। जो इसके अलावा जन्म मृत्यु का पंजीकरण का काम करना, ये मेन होते हैं कुछ, जैसे कि जन्म मृत्यु पंजीकरण है, ये वाला ध्यान रख सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण वाला मामला है, यातायात व्यवस्था है, शैक्षणिक खेलकूद गतिविधियाँ हैं, कांजी हाउस की स्थापना, रखरखाव है, मानव बस्तियों के लिए नए योजनाबद्ध विकास करना, ये सब इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर अन्य की बात करें, अन्य नगर पालिका करते क्या है 46 में, तो नगर पालिका मुख्य करते जो नगर पालिका निधि का प्रथम भार होगा, देखो मुख्य, ये वाली बात यहाँ लिखनी होनी चाहिए थी कि जो मुख्य नगर पालिका करते का जो खर्चा होएगा ना, ये कि सारा का सारा किस पे होगा, नगर पालिका निधि पे होगा। यानी नगर पालिका निधि से सबसे पहले खर्चा होगा ना, इन पर किया जाएगा, पहले मेन फोकस इन पे रहेगा हमेशा खर्चे का। अगर फिर भी पैसा बचता है और अच्छे काम करने के संतोषप्रद निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के अध्ययन रखते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं भी कर्तव्यों का जिम्मा ले सकती है, उसका निष्पादन करेगी और उसके निष्पादन को प्रोत्साहित करेगी। मतलब ये काम तो करना ही करना है, ये तो कंपलसरी है, यही तो क्या है, कंपलसरी, अनिवार्य है। ऊपर वाले जो मैंने पढ़ाया ना आपको, ये तो अनिवार्य रूप से करना ही है। लेकिन जो ये करते हैं, जो मैंने नीचे दे रहा हूँ, इनको भी अपने इसमें ऐड कर सकती है, वो क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है। यानी इस पर वो नहीं है, वैधता, अनिवार्यता नहीं है इस कंडीशन में, किसमें 46 वाले में। भाई उसका मन है, उसको अपने नगर पालिका को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उस कंडीशन में ये वाली चीज़ें और ऐड कर सकती है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण वाले कुछ मामले, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना, यानी बंजर भूमि को क्या करती है, उपजाऊ बना सकती है, बनाने का काम कर सकती है। और सारा सामाजिक वानिकी समझ में आता है कि मतलब जो वन है उनको समाज तक लेके आना, घर घर में पेड़ लगवाने की व्यवस्था करवाना, प्रदूषण के सभी स्वरूपों का निवारण करने के उपाय करना, प्रदूषण को दूर भगाना, ये क्या होंगे, पर्यावरण वाले मामले। फिर लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण कार्यक्रम अभियान चला सकती है। इसके अलावा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार कर सकती है। जैसे कि कुछ एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इस वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वहाँ पर, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कर सकती है,
चिन्हित करके उनके उद्धार के लिए कार्य कर सकती है सरकार, नगर पालिका। इसके अलावा एजुकेशन और कल्चरल क्षेत्र में कर सकती है, जैसे कि नागरिकों को शिक्षा देना है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक शिक्षा को, अनौपचारिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना, ये सारे काम कर सकती है नगर पालिका द्वारा। इसके अलावा संगीत, शारीरिक शिक्षा है, खेलकूद है, थिएटर क्रियाकलाप वगैरह हैं, इन सभी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा लोक कल्याण के लिए क्या कर सकती है, सूखा, बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक और प्रौद्योगिक आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना कर सकती है। सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक जो श्रम है उसकी व्यवस्था करना, स्वैच्छिक संगठनों की क्रियाकलापों का समन्वय करना, ये सब काम नगर पालिका के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं। जो सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र हैं, जैसे कि विशिष्ट व्यक्तियों के नागरिक सम्मान वगैरह, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना, मतलब जो जिन्होंने हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य किया है उनको श्रद्धांजलि देना, उनको इनाम प्रदान करना, ऐसे लोगों को समाज में आइडियल के रूप में दिखाना, ताकि जो समाज है उसको क्या होगा, इससे एक गाइडेंस मिल पाती है। फिर मेले प्रदर्शनी की व्यवस्था करना। इसके अलावा लोकहित की जो सूचनाएं हैं उनको प्रसारित करना, जो सूचनाएं हैं जनता के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको उससे फ़ायदा मिल सकता है, तो ऐसी सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जनता तक पहुँचाने का कार्य करना, ये सभी क्या होंगे, इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाता हमारा धारा 47 इसमें क्या है, सरकार द्वारा समनुदेशिक कार्य, यानी सरकार जो भी कार्य है नगर पालिका को एक्स्ट्रा देना चाहे वो दे सकती है। यानी राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगर पालिका से अन्य नगर पालिका करते की भी अपेक्षा कर सकती है, जो नगर पालिका के लिए आवश्यक हो और करना संभव हो। तो क्या कर सकती है राज्य सरकार, सिंपल एक ऑर्डर निकालेगी, ऑर्डर निकाल के स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो नगर पालिका उसको एक ऑर्डर देगी कि भाई साहब आपको ये कार्य है वो भी करना है, तो नगर पालिका को वो कार्य करना होगा। सिंपल है। फिर आ जाता है हमारा 48, इसमें अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब के कार्य लिखे हैं। पहले अध्यक्ष के पढ़ लेते हैं, फिर हम उपाध्यक्ष को पढ़ेंगे। अध्यक्ष के क्या क्या है, पहले देखो, नगर पालिका की जो बैठकें हैं, नियमित बैठकें आयोजित करवाना, बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों के कार्य का संचालन करना। सिंपल है भाई, नगर पालिका की बैठक होगी, बैठक का मेन हेड कौन रहेगा, तो नगर पालिका का अध्यक्ष ही होता है। तो सिंपल क्या है भाई, नगर पालिका बैठकें नियमित कौन करवाएगा, तो अध्यक्ष जी करवाएंगे। बैठकों की अध्यक्षता करेगा ही करेगा, साथ में बैठकों का जो भी काम करवाना है उसका संचालन कौन करेगा, तो अध्यक्ष साहब करेंगे। तो बैठकों वाला सारा काम कौन करता है, अध्यक्ष जी करते हैं। फिर नगर पालिका के वित्तीय व कार्यपालक प्रशासन की निगरानी रखेगा, सुपरविजन करने का काम होता है। किसका होता है, निगरानी, सुपरविजन करने का काम किनका होता है, अध्यक्ष जी का होता है। वित्तीय व कार्यपालक प्रशासन का, यानी एक तो फाइनेंशियल पैसों का मामला देखना है, कार्यपालक प्रशासन मतलब काम कैसे हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका ध्यान रखना जरूरी है। फिर पदत्त कर्तव्यों व शक्तियों का प्रदत्त, जो उन्हें शक्तियाँ दी गई है सरकार के द्वारा संविधान में, एक्ट के तहत, वो सभी शक्तियों का यूज करेंगे, और जो भी उनके कार्य हैं उनको भी वो करेंगे, उनका यूज करेंगे। ऐसे अन्य कार्यपालक कर्तव्यों का पालन करना जो विहित है, इसके अलावा जो अन्य अदर है वो भी वो कर सकते हैं। तो मेनली बैठक का काम और जो भी काम है उनका निगरानी रखने का काम इनका मेनली होता है। नगर पालिका या इसकी किसी समिति का कोई संकल्प नगर पालिका के हितों या नियमों के विरुद्ध हो, तो अध्यक्ष ऐसे संकल्प को अपनी राय अभिलेखित करेगा और उस मामले को राज्य सरकार को भेजेगा। ऐसे संकल्प पर राज्य सरकार विनिश्चय अंतिम व नगर पालिका पर आबद्ध होगा। अब ये क्या है, देखो ये ऐसा है कि मान लो अध्यक्ष साहब के सामने नगर पालिका के सदस्यों वगैरह ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब हमें ये काम करना है, लेकिन अध्यक्ष को लगता है यार ये गलत है, ये किसी न किसी तरह के हमारे नगर पालिका को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो क्या करेगा, जो इस प्रस्ताव पर अपना एक नोट लिखेगा, अपनी एक टिप्पणी करेगा, और इस टिप्पणी के साथ इसे क्या भेज देगा, राज्य सरकार को भेज देगा। किसे भेज देगा, राज्य सरकार को भेज देगा। और राज्य सरकार क्या करेगी, इस पर एक अपना आदेश देगी, भाई हाँ ये सही है तो सही कर सकती है, इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है वो कर सकती है, इसे समाप्त करना चाहे तो समाप्त कर दे सकती है। और जो इसका जो आदेश है वो अंतिम रहेगा, और जो नगर पालिका उसके ऊपर आबद्ध रहेगा, यानी उसको मानना ही पड़ेगा उस कंडीशन में। ठीक है, नगर पालिका पर आबद्ध होगा। तो ये समझने की बात है यहाँ पर। फिर आ जाते हैं हमारे उपाध्यक्ष साहब के कर्तव्य। उपाध्यक्ष के कर्तव्य क्या है, तो ऐसी शक्तियाँ और कर्तव्य का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित है। यानी अध्यक्ष क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है उपाध्यक्ष को कुछ काम। उपाध्यक्ष के बहुत सारे काम होते हैं, तो अध्यक्ष क्या करेगा, अपने कुछ काम डेलीगेट कर देता है, यानी इसको सौंप देता है। जैसे अपन नहीं करते कि मम्मी अपने काम बेटे को सौंप देते, बेटा जा बाजार से सब्जी लेके आ, तो वो क्या हो गया, पावर का डेलीगेशन हो गया, अपने कार्य का डेलीगेशन हो गया, काम का डेलीगेशन हो गया। ठीक है, अध्यक्ष जब नहीं रहता है, अनुपस्थिति में नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, ऐसी शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य का पालन करना जो अध्यक्ष में नहीं था। यानी जब अध्यक्ष साहब नहीं होते हैं, उनका पद रिक्त होता है या फिर अनुपस्थित होते हैं, उस कंडीशन में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में काम करता है। उनकी जितने भी पावर्स है, जितने भी काम है, वो सब खुद करता है। ठीक है, अध्यक्ष की छुट्टी रहने पर के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग व कार्यपालन, सेम बात वही।
फिर आ जाते हैं 49 में। इसमें क्या है, अभिलोक्यों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य। सिंपल भाई, एक तो वो क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड है, अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड, जितने भी नगरपालिका रिकॉर्ड है उनकी अभिरक्षा है, उनकी कस्टडी रखेगा। कस्टडी में समझ में आता, कस्टडी यानी उनको अपने संभाल के रखेगा, उनकी कस्टडी उसके पास रहेगी, उसकी परमिशन से ही उनको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और जो कार्य कर सकती हैं वो अपन यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के उत्तरदायी होगा। किसी समिति या अध्यक्ष को सलाह देना, तो वो किसी भी जो समिति है नगरपालिका की बहुत सारी, उनको सलाह दे सकता है अगर वो मांगते हैं तो। और अध्यक्ष अगर सलाह मांगता है तो उसे सलाह देने का कार्य भी किसके द्वारा, CEO के द्वारा किया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा अभिरक्षा यानी जो अकाउंट है नगरपालिका का, जो भी अकाउंट है उसकी क्या कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, जाँच कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नगरपालिका की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी कर सकता है, यानी वैसे तो वो उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन वहाँ पर वो उपस्थित होता है, मतदान का वगैरह का अधिकार नहीं होता है, और वहाँ पर उसे टिप्पणी करने का अधिकार होता है। अगर उसे लगता है किसी मामले में मुझे बोलना चाहिए तो वहाँ बोल सकता है। यदि किसी मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो किसी भी हानि के लिए वह व्यक्ति से उत्तरदायी होगा और उसके यह हानि वसूल की जाएगी। मान लो CEO साहब से कोई गलती हो जाती है और उसकी वजह से लाखों का नुकसान हो जाता है, तो सारे के सारे लाखों रुपए किससे वसूल किए जाएंगे, CEO साहब से वसूल किए जाएंगे। अगर उनकी लापरवाही से गड़बड़ होती है, मान लो उनका ये काम था भाई, एक काम उनका था, एक काम उनसे करना था और वो उस काम को उन्होंने सही ढंग से नहीं किया, उसकी वजह से लाखों का नुकसान हो गया, तो सारी की सारी वसूली इनसे की जाएगी। ठीक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की किसी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशासनिक अत्यावश्यक में किसी सामान्य विशेष आदेश के द्वारा। सिंपल ये बोल रहा है कि अगर राज्य सरकार अगर किसी हमारे CEO साहब को बोल दे कि हाँ भाई आपको ये पावर भी यूज करनी है, तो भाई साहब वो CEO साहब वो पावर यूज कर सकेगा। सिंपल यही बोला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये मतलब राज्य सरकार उसे एक्स्ट्रा पावर्स दे सकती है। नगरपालिका को भेजे जाने वाले समस्त पत्र और नगरपालिका द्वारा भेजे जाने वाले समस्त पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अध्यक्ष की मोहर और हस्ताक्षर से जारी किए होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। पूछ सकते हैं कि भाई जो भी अध्यक्ष साहब के साथ जो भी पत्रावली होती है ना हमारी, नगरपालिका से जा रही हो चाहे नगरपालिका में आ रही हो, जो भी पत्रावली है उस पर एक तो साइन होता है और एक मोहर लगती है। तो ये दोनों काम ही दो जने करेंगे, एक तो अध्यक्ष साहब भी करेंगे, जो हमारे नगरपालिका अध्यक्ष है वो तो करेंगे, साथ में CEO साहब भी ये काम करते हैं, तो दोनों के साइन उस पर जरूरी होते हैं। तो नगरपालिका द्वारा भेजे जाने वाले समस्त पत्र अथवा नगरपालिका द्वारा भेजे जाने वाले समस्त पत्र, द्वारा नहीं भेजे नहीं, प्राप्त किए जाने वाले समस्त पत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर से जारी होंगे। ठीक है, यह याद रखना है। फिर नगरपालिका के धन संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी, हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करता है। कौन करता है, CEO साहब करते हैं। अगर नगरपालिका में कोई भी गबन हो जाए, कपट हो जाए, चोरी हो जाए, हानि हो जाए, सभी की जानकारी किससे देता है, रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करके नगरपालिका को सौंपता है। कौन सौंपता है, CEO साहब सौंपते हैं। अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा इस नियमित राज्य सरकार के साधारण विदेश आदेश के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों सेवकों का अधीक्षण नियंत्रण करेगा। अब ये क्या करता है, देखो ऐसा होता है ये वाला सिस्टम कि भाई राज्य सरकार के कंट्रोल में रहता है हमारा नगरपालिका अध्यक्ष। ठीक है, नगरपालिका अध्यक्ष के कंट्रोल में चलता है हमारा CEO साहब। CEO साहब के कंट्रोल में जो अन्य कर्मचारी हैं वो चलते हैं। ये वाला सीक्वेंस हमें समझना है, ये वाली बात इस लास्ट वाले के अंदर बोली हुई है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमें समझना है। फिर आ जाता है हमारा धारा नंबर 50। इसमें क्या है, कार्यभार सौंपना। कार्यभार मतलब कब सौंपना है, कैसे सौंपना है, इसके बारे में चर्चा करें। कौन सौंपेगा, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तीनों ही सौंप सकते हैं। किसे सौंपेंगे, तो अध्यक्ष साहब सौंपते हैं हमारे उपाध्यक्ष साहब को, उपाध्यक्ष साहब सौंपते हैं हमारे सदस्यों को, और सदस्य साहब सौंपते हैं अध्यक्ष को। अगर अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष को सौंप देगा। ठीक है, तो अध्यक्ष सौंपता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य को, सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष। ठीक है, हाँ, ये सदस्य का चयन कौन करेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित जो भी सदस्य होगा उसे चिन्हित कर लिया जाएगा। तो ये इसको ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। मान लो एक बार अध्यक्ष साहब आए नहीं तो उपाध्यक्ष साहब ने गाड़ी संभाल ली। ठीक है, मान लो उस दिन दोनों ही नहीं आए तो हमने एक सदस्य बैठा रखा है जो भी किसने फिक्स किया हुआ है, नगरपालिका सदस्य यानी पार्षद ही है कोई, लेकिन इस पार्षद को स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि भाई इस पार्षद को बनाना अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो। ये एक मामला तो ये है। मान लो सदस्य ही नहीं आया, उससे कुछ काम कराना था, तो इस काम को कौन करेगा, फिर अध्यक्ष करेगा। और मान लो दोनों ही नहीं आए, सदस्य भी नहीं आए, वो जिसे काम करना था, वो जो सदस्य है वो अध्यक्ष भाई साहब नहीं आए, लेकिन उपाध्यक्ष साहब आए, तो उपाध्यक्ष साहब ये काम संभाल लेंगे।
ठीक है, तो ये हो गए 2 सीक्वेंस, ये समझने हैं पे समझा दिए दोनों ये वाले। फिर कब संभालेगा, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पदों की आकस्मिक रिक्ति पर, आकस्मिक रिक्ति यानी अचानक पद खाली हो जाए तब ये काम होगा। और किस मामलों में होता है, ज़्यादातर मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, पद से हटा दिया जाए, इन तीनों ही मामलों में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी। आकस्मिक रिक्ति होने पर क्या कर दिया जाता है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है भाई साहब, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य काम करता है। फिर इसके अलावा अगर नगर पालिका का विघटन हो जाए और निष्क्रिय हो जाए, या तो नगर पालिका विघटित हो जाती है किसी कारणवश और या फिर निष्क्रिय हो जाती है, उस कंडीशन में या तो नई जो नगर पालिका है वो काम संभाल लेगी। मान लो ये काम भी नहीं हो, विघटित भी हो गई, नई नगर पालिका भी नहीं बनी, उस टाइम तक क्या होगा, क्यों भाई नगर पालिका विघटित होने के 6 महीने लग जाता है, चुनाव कराने में लग जाता है, तो उस दौरान भी तो कोई होना चाहिए। तो उस दौरान कौन रहता है, धारा 322 के तहत एक नियुक्त पदाधिकारी है, वो क्या करता है, नगर पालिका विघटन के दौरान काम करता है। आ गया समझ में, तो ये हमें 322 धारा वाला भी याद रखना है। फिर कंडीशन क्या है, ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली कंडीशन है, 60 दिन वाली, यानी जो भी ये कार्यभार सौंपा जाएगा ना 60 दिन के लिए, यानी 2 महीने ज़्यादा के लिए नहीं सौंप सकते अपन, ये कार्यभार 2 महीने के लिए ही सौंपा जाएगा। और एक कंडीशन और डाली हुई है कि कोशिश करेंगे कि जो आरक्षित वर्ग का पदाधिकारी है उसका कार्यभार आरक्षित वर्ग के पदाधिकारी को सौंपा जाए, यानी एससी का अगर बंदा था या अध्यक्ष था तो कोशिश करेंगे जो एससी का उपाध्यक्ष हो या एससी का कोई सदस्य हो उसी को ये कार्यभार सौंपे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में अन्य को भी चूज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश वही करनी है, अगर है तो वही करना है। यदि कोई पदाधिकारी कार्यभार सौंपने में विफल हो जाए, ये सौंपने से इंकार कर दे, ये सौंपने के लिए उपलब्ध ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कार्यग्रहण करने का हकदार व्यक्ति कार्यग्रहण कर लेगा। भाई जिसको कार्यग्रहण करना है वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, मतलब ऐसा नहीं उससे पूछने की जरूरत है। मान लो अध्यक्ष साहब हैं, अब मर गए, ना तो उन्होंने सौंपने के लिए बोला, ना इंकार किया, ना उपलब्ध हुए, तीनों ही मामला नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई साहब उपाध्यक्ष को पता है कि अगर मर गया तो मुझे संभालना है, तो ऑटोमेटिकली जिसे संभालना होगा वो ऑटोमेटिकली अध्यक्ष का पद संभाल लेगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आगे संभालो भाई तुम, अगर कहता है तो संभालना ही है, अगर नहीं भी कह रहा है और वो उपस्थित नहीं है तो भी संभालना है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 50 धाराओं तक कंप्लीट किया है। और कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यूट्यूब चैनल सॉरी इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक मैंने आप डाले हुए हैं आपके डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। और क्लासेज अब कंटिन्यू रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको क्लासेज कैसी लग रही है ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको कोई अन्य हेल्प हमें से चाहिए, कोई अन्य सुझाव आपका हो तो वो भी आप हमें वहाँ लिख सकते हैं, हम ज़रूर उस पर गौर करेंगे और उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।